हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 23 में, लेक्चर नंबर 23 में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 22 से हमने शुरुआत की एक मेजर टॉपिक की। हमने शुरुआत की कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद और गुप्ता एम्पायर के राइज के बीच में जो 500 साल का यह पीरियड रहा, 200 BC से लेकर 300 CE तक का इंटरेक्शंस रहे, इनोवेशंस रहे, अलग अलग डायनेस्टीज आई, क्या क्या इसके की फीचर्स रहे, उसकी आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है उस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा। लेक्चर नंबर 22 में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने दिया इस 500 साल के पीरियड का। उसके बाद हमने जो पहली मेजर डायनेस्टी रही इस 500 साल के पीरियड में, द शुंगा डायनेस्टी, उसको बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमने बात की कि जो इंडो ग्रीक्स कॉइन्स रहे, क्या वो कॉइन्स रहे, किस किस डिनोमिनेशन में उनको इशू किया गया, किस किस मेटल के रहे, किस तरह के फीचर्स उन पे देखे गए, क्या हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में इन कॉइन्स का कंट्रीब्यूशन उस वक्त देखा गया है। फिर हमने बात की शुंगा डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी रही, शाका पहलवाज या साइथो पार्थियंस की। दोस्तों, उस डिस्कशन में आज हम दो मेजर डायनेस्टीज की और बात करेंगे लेक्चर 23 के माध्यम से। हम बात करेंगे सबसे पहले आज कुशाना डायनेस्टी की, उसके बाद हम बात करेंगे शाका क्षत्रप्स वेस्टर्न इंडिया। और दोस्तों, आज के लेक्चर 23 के लिए भी हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेफरेंस है वो ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, भारत एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास बाय डॉक्टर उपेंद्र सिंह। दोस्तों, यह किताब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, जिससे मुझे लगता है कि दोनों तरह के व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के लिए यह जो मीडियम का इश्यू है कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद हमने देखा शुंगा डायनेस्टी, और शुंगा डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हमने देखा शाका पहलवाज या साइथो पार्थियंस को। साइथो पार्थियंस ईस्ट ऑफ कैस्पियन या बेसिकली मॉडर्न ईरान भी आप कह सकते हैं, जहां से इन्होंने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एंटर करना शुरू किया। इसके बाद की जो मेजर डायनेस्टी रही जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राचीन इतिहास को स्टीयर करने में, वो रही द फेमस कुषाण डायनेस्टी, द कुशानास। और कुषाण डायनेस्टी की शुरुआत अगर आप सही मायने में समझें तो सबसे बड़ा जो कारण था जिसकी वजह से कुषाण डायनेस्टी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई, वो चाइनीज एम्पायर या चाइनीज एम्परर्स ने, खासतौर से ची हंशु एंड हो हंशु ने जब अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना शुरू किया सेंट्रल एशिया में, तो कई सारे ट्राइबल्स चाइना से शिफ्ट होना शुरू हुए वेस्टवर्ड। जैसे अगर आप देखें तो हुंगनू ने डिफीट किया योची को, और डिफीट के बाद योची ने वेस्टवर्ड मूव करना शुरू किया और उन्होंने डिस्प्लेस किया वुसन को, और वुसन उस वक्त बेस थे इली बेसिन में। इस पॉइंट पे योची दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक छोटा सा सेक्शन जिसको लिटिल यूची कहा गया, उसने मूव करना शुरू किया साउथ में और आकर वो नॉर्थ तिब्बत में सेटल हो गया। इसके बाद टायेची और ग्रेट यूची जो बड़ा फ्रैक्शन रहा यूची का, ये और ज्यादा वेस्टवर्ड शिफ्ट हुआ, और इस शिफ्टिंग के दौरान इन्होंने शाकास से उनकी जमीन को कॉन्कर करना शुरू किया, शाकास को डिस्प्लेस करना शुरू किया, खासतौर से जेट्रस एरिया से। टाइम के साथ जो ग्रेट यूची थे इनको भी ड्राइव आउट कर दिया गया वुसेन डायनेस्टी ने, और वुसेन डायनेस्टी को असिस्ट किया हुंगनू ने। फाइनली इन्होंने ऑक्सस रिवर या ऑक्सस वैली के आसपास से भी शाकास को डिस्प्लेस करना शुरू किया और अपने आप को अफगानिस्तान में सेटल कर दिया। और 5 ग्रेट यूची प्रिंसिपैलिटीज, जिसमें से एक क्यूशेंग या कुशान जिसको कहा जाता है, हुआ करती थी। ये जो 5 ग्रेट प्रिंसिपैलिटीज थी ग्रेट यूची की, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया, और कंसोलिडेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसको कहा जाता है ग्रेट यूची अथॉरिटी, उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस को उस वक्त रिफ्लेक्ट होते हुए देखा
गया है। अगर आप कुछ रीसेंट एविडेंसेस देखें तो क्यूशेंग रूलर उस वक्त इराउस या मियाओस जिनको कहा जाता था, उनका रूल ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने रूल को नॉर्थ ऑफ ऑक्सस तक स्टैब्लिश किया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट क्यूशेंग प्रिंसिपैलिटी के तौर पे सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश कर लिया। और फर्स्ट सेंचुरी सी के अर्ली शुरुआती पार्ट में खुजुला, कैटफाइसिस, जिनको कैटफाइसिस 1 भी कहा जाता है, इन पांचों प्रिंसिपैलिटीज को फाइनली अमेलगमेट करते हैं, जोड़ते हैं और कुशान एम्पायर की फाउंडेशन को ले करते हैं। कैटफाइसिस 1 के जो कॉइन्स हैं हिंदू कुश माउंटेन के साउथ में भी हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कुशान मूवमेंट या कुशान एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके जो फाउंडर थे खुजुला, कैटफाइसिस या कैटफाइसिस 1 फर्स्ट सेंचुरी सी में पांचों ग्रेट प्रिंसिपैलिटीज को अमेलगमेट करके जिन्होंने कुशान एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, उसी टाइम से शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुशान एम्पायर का एक्सपेंशन देखा गया है। और खुजुला, कैटफाइसिस जो कुशान एम्पायर के फाउंडर थे, उनके बेटे विमा कैटफाइसिस, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ को रूलर के तौर पे सबसे पहले, मतलब दोनों ने साथ साथ रूल स्टार्ट किया और टाइम के साथ उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग के तौर पे स्टैब्लिश किया। उन्होंने सबसे पहले पार्थियन से कंधार को जीता, उसके बाद कुशांस ने और ज्यादा ईस्ट में अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और टाइम के साथ ऑक्सस रिवर से होके साउथ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन से होते फाइनली पहुंचे कुशान एम्पायर इंडस वैली और पूरे मथुरा रीजन तक। जो कॉइन्स हैं कैटफाइसिस 1 के, ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका लगाव शायद बुद्धिज्म के साथ भी रहा होगा, लेकिन उनके जो बेटे थे, सन थे विमा कैटफाइसिस, ऐसा लगता है कि वो शायद एक लॉर्ड शिवा के डिवोटी रहे होंगे। जो कुशान एम्पायर है सही मायने में अपने पीक पर पहुंचा, अपने जैनिथ पर पहुंचा किसके समय में? कनिष्का के समय में। और कनिष्का का असैशन कब हुआ, मतलब कब उन्होंने राजगद्दी संभाली, इसको लेके आज भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि कनिष्का का जो असैशन है ये रफली 78 सी के आसपास था। उनके सक्सेसर्स ने जितने भी इंस्क्रिप्शन है इस पूरे एरा के 78 सी को रेफरेंस मान के उसके बाद में ही उनको डेट किया है। और बहुत बाद में जब कुशान एम्पायर की मेमोरीज या इसके ओरिजिन की मेमोरीज धूमिल होती चली गई, ऑब्सक्यूर होती चली गई, तो इस 78 सी को कहा जाने लगा स्टार्ट ऑफ शाका एरा। कनिष्का के रीन के दौरान या राज के दौरान कुशान एम्पायर ने अपने आप को और ज्यादा ईस्ट में पुश करना शुरू किया, गंगे वैली तक पहुंचे और साउथ में ये पूरे मालवा रीजन तक पहुंच गए। कुशान इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडिया हो चाहे सेंट्रल इंडिया हो, वहां भी देखा गया। शाका क्षत्रप जो हुआ करते थे, उन्होंने कुशान एम्पायर का सबऑर्डिनेशन या उनके नीचे काम करने या उनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया। जैसे कुशान कॉइन्स जो हमें बंगाल और उड़ीसा में मिलते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ना किसी फॉर्म में बंगाल और उड़ीसा तक भी कुशान्स का पॉलिटिकल कंट्रोल फार ईस्ट में हो सकता है, उस वक्त देखा गया हो। और हिस्टोरियन बीएन मुखर्जी जी ने 1970 में सजेस्ट किया कि अकारा मतलब ईस्टर्न मालवा में डायमंड की जो माइंस हैं या हीरे की जो खाने हैं या जो लोअर इंडस वैली है उसका ट्रेड पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसकी वजह से हो सकता है कि कुशानाज ने अपने आप को इंडस वैली साथ ही साथ मालवा एरिया में वहां की अकारा की डायमंड माइन के रिसोर्सेज के लिए अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया हो। होन हंशु स्टेट करते हैं, कहते हैं कि जो कुशानास थे काफी वेल्दी थे, पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने लोअर इंडस रीजन जिसको शेंटू भी कहा जाता है उसको कॉन्कर कर लिया। इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि अकारा की चाहे डायमंड माइन हो या लोअर इंडस वैली का ट्रेड पोटेंशियल हो, एक बहुत बड़ा रीजन यह भी रहा कि जो मकरान कोस्ट है, मतलब आज की तारीख में ईरान या छावल पोर्ट के आसपास आप उस एरिया को कह सकते हैं, वहां से जो ट्रेड होता था वो एक इंपॉर्टेंट उस वक्त मोटिवेशन रहा होगा
इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क्स के लिए उसको कंट्रोल करना भी कुशान के लिए एक मेजर प्रायोरिटी के तौर पर देखा गया। और श्री बीएन मुखर्जी यह भी आर्ग्यू करते हैं कि कहीं ना कोई कनेक्शन रहा होगा कि यह जो ट्रेड रहा, और यह ट्रेड हमने देखा मकरान कोस्ट से इंडिया के बीच में, जब इसने फ्लरिश किया तो कुशान एम्पायर ने भी फ्लरिश किया। जब इसका डिक्लाइन होता देखा गया, ट्रेड गिरने लगा, कम होने लगा, तो कुशान एम्पायर का डिक्लाइन भी कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कुशान एम्पायर का अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देखें तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर अफगानिस्तान के पार्ट सिस्तान को छोड़कर, इसके अलावा चाइना में जिनजियांग का पूरा एरिया, इसके अलावा ऑक्सस रिवर के नॉर्थ का एरिया और सेंट्रल एशिया का भी काफी सारा पार्ट एक जमाने में कुशान एम्पायर के अंडर आता देखा गया है। और यह भी लगता है कि इतने वैरायटी के जब रीजंस किसी पर्टिकुलर एम्पायर या फिर रूलर के अंडर होंगे तो एक मेजर स्टिमुलस आप देख सकते हैं ट्रेड के लिए। बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स कनेक्टेड हैं, एक ही किंग के अंडर आते हैं, तो इसका मतलब है कि अलग अलग एरिया से अलग अलग तरह की ट्रेड्स उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लरिश की होंगी। और कनिष्का के रूल के लास्ट में कनिष्का ने कोशिश करी सेंट्रल एशिया के जो चाइनीज रूलर उस वक्त रहे उनको डिफीट करने की, लेकिन इसमें कनिष्का सक्सेसफुल नहीं हुए। उनको डिफीट मिली, हार मिली जनरल पैंचो के हाथों। इस वजह से जो चाइनीज रूलर हुआ करते थे होटी, उनको कनिष्का को ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ा। कनिष्का को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धिज्म के एक बहुत बड़े पेट्रन के रूप में मेंशन किया गया है। यह भी कहा जाता है कि पुरुषपुरा का मतलब है मॉडर्न पेशावर पाकिस्तान में, वहां पर एक स्तूपा इन्होंने बनवाया जिसमें लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स या उनके जो अंतिम अवशेष थे उनको उसमें रखा गया। यह ऐसा लगता है कि एक मेजर बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एग्जाम्पल उस वक्त स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव भी कनिष्का के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुई। किस एग्जैक्टली जगह पे हुई इसको लेके आज भी सर्टेनिटी नहीं है। अलग अलग लोगों का कहना है, हो सकता है कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई हो, गंधारा में ऑर्गेनाइज हुई हो या फिर जालंधर में ऑर्गेनाइज हुई हो। कनिष्का ने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को जैसे कि अश्वघोष या वासुमित्रा, इनको भी बहुत सारे दान दिए, उनको पेट्रोनाइज किया। बहुत सारे एरियाज जैसे कि काशगार हैं, यूनान है, चाइना, वहां पर कनिष्का ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा। इसके अलावा जो किंग के कॉइनेज हैं जैसे कि होविश्का के कॉइनेज हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अलग अलग मोटिव से, अलग अलग रिलीजन से डीटीज को उन्होंने ड्राइव किया। वो इंडियन डीटीज का मिक्स, ग्रीक डीटीज का मिक्स, वेस्ट एशियन रिलीजियस ट्रेडिशंस का भी कहीं ना कहीं मिक्स देखा गया है। लॉर्ड बुद्धा हो या लॉर्ड शिवा हो, इसके साथ साथ कई सारे पर्शियन गॉड्स का मेंशन, जैसे अताश अगर पर्शियन गॉड में आप देखेंगे तो फायर गॉड के तौर पे माना जाता है। मिथरा मतलब सन गॉड के तौर पे माना जाता है। ग्रीक डाइटीज जैसे हेलियोस सन गॉड या सेलिन एक मून गॉडेस, इनके भी डिपिक्शंस कुशान डायनेस्टी के कॉइन्स पे देखे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर एक ही किंग के कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे इतने अलग अलग रिलीजियस एसोसिएशंस के मोटिव्स अलाउड हों तो कहीं ना कहीं किंग की जो पर्सनल रिलीजियस टॉलरेंस है, एटीट्यूड है कि सभी रिलीजन्स को रहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता होगा। और अगर आप रॉयल पॉलिसी के लेवल पे देखें तो यह एक्नॉलेजमेंट है कि अलग अलग टाइप के एरियाज, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ सिंचियांग प्रोविंस है, एक तरफ ऑक्सस रिवर है, इंडस वैली है, अलग अलग तरह की रिलीजियस, कल्चरल, सोशल डाइवर्सिटी है। तो किंग ने सभी को कनेक्ट करते हुए यह कहा कि जो भी आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उन सभी को रिस्पेक्ट दिया जाएगा और सभी को किसी ना किसी तरह की छूट दी गई कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक लिमिट से ज्यादा शायद नहीं होगा। कुशान एम्पायर जिसने अपने आप को एक सेंट्रल एशियन किंगडम की तरह शुरू किया, टाइम के साथ अफगानिस्तान तक एक्सपेंड हुआ और उसके बाद ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके मथुरा से लेके उड़ीसा तक, वेस्ट बंगाल तक, मालवा रीजन तक पहुंच गया। और इस बड़े सारे एम्पायर का जो सेंटर रहा कहां होगा, वो रहा
बैक्ट्रिया। और यह हमें एविडेंट मिलता है कि बैक्ट्रियन लैंग्वेज कनिष्का के कॉइन्स हो या इंस्क्रिप्शंस हो, सभी में बैक्ट्रियन लैंग्वेज ही यूज होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा हो हंशु ये भी कहते हैं कि कुषाण की जो कैपिटल थी उस वक्त ईस्टर्न बैक्ट्रिया के लैंडशी जगह पर लोकेटेड हुआ करती थी, और इंडिया में रूल करने के लिए कुषाण पावर ने, कुषाण एम्परस ने दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर स्टैब्लिश किए। एक रहा पुरुषपुरा पेशावर और दूसरा रहा मथुरा जो अब यूपी में पड़ता है। कई सारे एक्सकेवेशंस नॉर्थ इंडिया में हो, सेंट्रल एशियन साइट्स हो जैसे कारा टेपे, दलवरिजिन टेपे या सुर्ख कोटल अफगानिस्तान में, ये सभी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कुषाण पीरियड के बारे में। और कनिष्का के डिमाइस के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनके जो मेजर सक्सेसर्स रहे वो रहे वशिष्का, होविष्का, कनिष्का 2 एंड वासुदेवा 1। एक बहुत बड़ी चट्टान हमें मिलती है हुंजा में, और हुंजा एक रीजन है जो काराकोरम हाईवे और हुंजा रिवर के बीच में पड़ता है। उसमें कई तरह के खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं जिसमें कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं जैसे कैटफाइसिस, कनिष्का, होविष्का, इसके अलावा कई सारे क्षत्रप्स एंड महाक्षत्रप्स, इनके भी नाम मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं। वासुदेव 1 जिनको आप कह सकते हैं कि वो किंग रहे जिनके समय से कुषाण डायनेस्टी का डिक्लाइन होते हुए देखा गया है, रफली 2nd सेंचुरी सी के आसपास। और कुषाण डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन रहे होंगे? वासुदेव 2। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी खत्म हो जाती है। कुषाण रूल खासतौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपने आप को रिप्लेस करता हुआ देखा जाता है ससेनियन से 3rd सेंचुरी सी के आसपास। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं, कुछ कुछ पॉकेट्स में कुषाण रूल्स या उनके क्षत्रप्स, महाक्षत्रप्स, उनके वाइस रॉय रफली 4th सेंचुरी सी तक भी किसी ना किसी फॉर्म में उनके रूल को कंटिन्यू करते हुए देखे जाते हैं। और जो कुषाण राजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, अपने लिए एक इंटरेस्टिंग टाइटल भी यूज करते थे। अपने आप को ये देव पुत्र कहते थे, और ये कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं थी उस वक्त। उस वक्त के जो किंग्स थे सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं लेकिन वर्ल्ड ओवर अपने आप को किसी ना किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे अपनी कुर्सी को लेजिटिमाइज करने के लिए। तो जैसे बाकी एंशिएंट एम्पायर्स में डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती थी, कुषाण ने भी अपने आप को देव पुत्र का टाइटल यूज करके वो डिवाइन कनेक्शन देने की कोशिश की। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मठ में मथुरा का जो गांव है जहां पे जो श्राइन मिली, हो सकता है कि उस वक्त कुषाण राजा उनकी इमेजेस की जो वर्शिप होती हो उसकी एक बड़ी सेंचुरी के तौर पे उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया हो। इस वजह से जब 1911 में कनिष्क की वो बिना गर्दन की, बिना हाथों की जो स्कल्पचर आपको मिला, वो हो सकता है बहुत सारे स्कल्पचर का पार्ट रही होगी। जो कुषाण एम्पायर है, कई तरह के कंट्रोल्स या कई लेवल ऑफ कंट्रोल्स इसमें हुआ करते थे। कई किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, कई उनके अंडर सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, और कई क्षत्रप या महाक्षत्रप के माध्यम से अपने अलग अलग एरियाज को गवर्न किया जाता था। और कई सारे जो सबऑर्डिनेट रूलर्स थे वो कुषाण पैरामाउंसी मतलब कुषाण रूल को सिंपली एक्सेप्ट करते थे, उनको ट्रिब्यूट देते थे बदले में, और खुद रूल करते थे कुषाण डायनेस्टी की सील और स्टाम्प के नीचे। इसके अलावा कई सारे क्षत्रप जैसे कि चस्ताना, इन्होंने कुषाण एम्परर की सिजोनिटी या उनके रूल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मोर और लेस काफी ऑटोनॉमस तरीके से इन्होंने रूल किया। और जब कुषाण डायनेस्टी का डिक्लाइन होते हुए देखा गया वासुदेव 2 के बाद, उसके बाद जो कई सारी पॉलिटीज थी, खासतौर से शाका क्षत्रप्स, जो इनकी वजह से इतने साल से दबे हुए थे, फिर से वापस आने लगे। इनको टेम्पररी सबड्यूट कर दिया था कुषाण ने, कनिष्का ने। अब कुषाण डायनेस्टी जब नीचे गिरने लगी तो शाका क्षत्रप्स फिर से वापस आने लगे, खासतौर से वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। जो कॉइन्स हैं, सील्स हैं, सीलिंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें एविडेंस देते हैं कि उस वक्त कई सारी मोनार्कीज, कई सारे गनाज अलग अलग खासतौर से नॉर्थ इंडियन पार्ट्स में देखे गए। जैसे एक इंपॉर्टेंट गना या मोनार्की आप कह सकते हैं, उसका नाम रहा अर्जुनियानाज, और इसकी लोकेशन रही भरतपुर और अलवर इन राजस्थान एरिया के आसपास। इनके जो कॉइन्स थे एक लेजेंड को कैरी करते थे, उसको कहा जाता था
अर्जुनयानम जयाय, मतलब अर्जुनयानास की विक्ट्री, अर्जुनयानास की जय और अर्जुनयानास की जीत। और इनको इशू किया गया 1st सेंचुरी बीसी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। जो मालवास थे ये भी एक मोनार्किया गण आप कह सकते हैं। ये लोकेटेड थे पंजाब के आसपास और बहुत सारे जो लार्ज सेक्शन थे इन्होंने माइग्रेट किया फाइनली पंजाब से राजस्थान में। और मालवास की कैपिटल रही मालवा नगरा, जो कि मॉडर्न नगर है, उसके साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे जो कॉइन्स हैं रेफर करते हैं मालवा जनपद को और इस नगर एरिया के आसपास हमें काफी लार्ज अमाउंट्स में वो मिले हैं। कई में लेजेंड हमें मिलते हैं जयो मालवा नाम या मालवा नाम जया है। एक लीड की सील हमें मिली है रायर में। इसके ऊपर एक लेजेंड है जो दिखाता है ब्रह्मी लेटर्स में मालवा महाजनपद 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। इसके अलावा योदया गना ईस्टर्न पंजाब में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एडजॉइनिंग एरियाज थे, वहां पर उनके जो कॉइन्स हैं मुल्तान से लेकर सहारनपुर तक हमें मिले हैं। एक क्ले सीलिंग हमें मिली है सुनिट लुधियाना के पास, जो कि एक बुल मोटिव को दर्शाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लेजेंड रहे योदेनम जया मंत्रधर्णम या योद्धयाज पजेसर ऑफ सीक्रेट चार्म ऑफ विनिंग विक्ट्रीज, मतलब ऐसे योद्धेवाज जिनके पास जीतने का सीक्रेट मंत्र है, चार्म है, उसको रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। जो कॉइन्स हैं या कॉइन के जो मोल्ड्स हैं योद्धयाज के इस साइट पे सजेस्ट करते हैं कि इनके गॉड कौन रहे होंगे, कार्तिकेय, इनके ट्यूटलरी डाइटी उस वक्त के लोगों के शायद रहे होंगे। इस पीरियड की जो मोनार्कीज हैं उसमें कई सारे किंग्स हैं, कई सारे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रूल करते हुए देखे गए और इनको कलेक्टिवली नागा किंग्स भी कहा गया और उन किंग्स के आगे सफिक्स लगाया गया नागा उनके नाम के आगे। और उनके नाम एक साथ अगर आप लेंगे तो उसका एविडेंस हमें मिलता है उस वक्त के टेक्स्ट से और स्कल्पचर से, और ये इंडिकेट करते हैं कि नागाज या स्नेक डीटीज की पूजा या वर्शिप या रेवरेंस उस वक्त शायद काफी पॉपुलर रही होगी। कई सारे जो नागा किंग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, सील से एंड सीलिंग से। पुरानास भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो हमें 9 नागा किंग्स या 9 नागा किंग्स के रूल के बारे में बताते हैं जो रूल करते थे पद्मावती, जिसको आज की तारीख में पवाया ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट एमपी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर रूलर या महाराज का जो नाम होता था, जिसका नाम है गनेन्द्रा या गनापा, वो भी हमें मिलते हैं पद्मावती, साथ ही साथ पद्मावती के साथ साथ मथुरा और विदिशा एरिया में भी। ऐसा लगता है कि सेम एरियाज में बाकी भी जो नागा रूलर्स रहे हों उनके भी कई सारे कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। जो पुरानास हैं ये भी मथुरा एरिया के आसपास 7 नागा किंग्स के बारे में मेंशन करते हैं और ज्यादातर जो कॉइन्स हैं इस पीरियड के, खासतौर से मथुरा के आसपास से, वो रूलर्स के आगे मित्रा या दाता सफिक्स करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे इंस्क्रिप्शंस हो चाहे कॉइन्स हो। कई बार लोकल डायनेस्टीज उनको इशू करती थी और कई सारी लोकल डायनेस्टीज जैसे अचित्रा, अयोध्या, कौशांबी, इनके भी लोकल कॉइन्स कुशाना पीरियड में देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही कुषाण डायनेस्टी, कैसे एक चाइनीज एम्पायर कंसोलिडेशन की एक्सरसाइज की वजह से कुषाण डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। शुरुआत में सेंट्रल एशियन डायनेस्टी के तौर पे अफगानिस्तान मूव किया, साउथ ऑफ हिंदू कुश मूव किया, धीरे धीरे ईस्टवर्ड और मूवमेंट किया, मथुरा तक आए, मथुरा से फिर ये उड़ीसा, बंगाल और मालवा रीजन तक पहुंच गए। ट्रेड ने फ्लरिश किया, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज को कंट्रोल किया। इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप कह सकते हैं क्षत्रप्स, महाक्षत्रप्स, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट वॉइस रॉयज, नागा किंग्स एटसेट्रा के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा। तो कुषाण्स के डिक्लाइन के बाद जो दबे हुए शाका क्षत्रप्स थे उन्होंने वापस से उठना शुरू किया। और जैसा हमने पहले कहा कि साइथो पार्थियंस या जो शाका पहलवास थे जिन्होंने अपने क्षत्रप्स या जिनको वाइस रॉयज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट रूलर्स भी कह सकते हैं या महाक्षत्रप्स भी कह सकते हैं, उनके थ्रू जिन्होंने रूल किया, कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद एक बार फिर से पावर की तरफ उन्होंने मार्च करना शुरू किया। और कुषाण पीरियड में भी सारे के सारे जो शाका क्षत्रप्स थे वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वेस्टर्न इंडिया में खासतौर से इवन कुषाण पीरियड में भी
शाका क्षत्रप्स का काफी दबदबा बना रहा। और शुरुआती अगर क्षत्रप लाइन आप देखें खासतौर से वेस्टर्न इंडिया की, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं मंबारुस, जिनको पेरिप्लस में भी मेंशन होते हुए देखा गया है। और शुरुआती अर्ली सेंचुरी सी की आप बात करें तो दो इंपॉर्टेंट क्षत्रप लाइन्स हुआ करती, एक कहा जाता था शहरताज और दूसरा कर्दमाकाज। जो शहरता डायनेस्टी थी इसमें इंटरेस्टिंग रूलर्स जैसे कि भूमका और नहापना इंक्लूडेड हुआ करते थे। भूमका ओरिजिनली ऐसा लगता है कि कनिष्क के अलाय रहे हों, उनके दोस्त रहे हों, उनके साथ एलिगेंस उनका हो। उनके जो कॉइन्स हैं ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में हैं और कोस्टल गुजरात के आसपास हमें काफी लार्ज अमाउंट्स में मिलते हैं। और कोस्टल गुजरात के साथ साथ मालवा और अजमेर एरिया में भी हमें कनिष्का के जो शायद अलाय रहे हों उस वक्त के भूमका, उनके कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्षत्रप डायनेस्टी के रूलर रहे नहापना, 119 से 25 सी, कॉइन्स के अलावा इंस्क्रिप्शंस, खासतौर से जो शाका एरा है 78 सी का, उससे उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इनके जो शुरुआती इंस्क्रिप्शंस रहे, नहापना अपने आप को टाइटल देते हुए देखे गए क्षत्रप का। बाद में इन्होंने इस टाइटल को अपग्रेड किया, चेंज किया महाक्षत्रप के तौर पे और राजन के तौर पे। इनके गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स रहे और सिंपली स्टाइल्ड राजन, मतलब उसके ऊपर सिंपली राजन लिखा हुआ देखा गया नहापना के कॉइन्स पे। इनके किसी भी इंस्क्रिप्शंस पे इनके ऊपर कौन राजा है उसका मेंशन देखा नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं नहापना वैसे तो क्षत्रप या महाक्षत्रप हुआ करते थे शाकास के, लेकिन इनका मोर और लेस जो रूल होगा शायद काफी इंडिपेंडेंस होगा, शायद ऑटोनॉमस होगा। नहापना के जो कॉइन्स हैं हमें राजस्थान के अजमेर एरिया में, उसके साथ साथ जो नासिक एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें भी देखने को मिलते हैं। एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है एक अमात्यास का जिसका नाम है आर्यमान। यह हमें मिलता है पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुनार में। और जब नहापना का रूल या किंगडम अपने पीक पर था तो उस वक्त एक जमाने में मालवा से लेके, गुजरात से लेके, सौराष्ट्र से लेके, नदन महाराष्ट्र से लेके, राजस्थान के कई सारे पार्ट से लेके लोअर इंडस वैली तक नहापना क्षत्रप या राजन या महाक्षत्रप का रूल उस वक्त देखा गया, जो शाका क्षत्रप हुआ करते थे। जो कैपिटल थी मिनाग्रा, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उज्जैन और बरोज के बीच में दोहा एरिया को रिप्रेजेंट करती है। और नहापना के जो सन इन लॉ हैं उश्वदत्ता, वो उस वक्त जो सदर्न पार्ट था इनका किंगडम का, उसके वाइसरॉय रहा करते होंगे। कई सारे इनके इंस्क्रिप्शंस हैं जो डोनेटिव हैं, इन्होंने जो दान दिया उसके बारे में बताते हैं। और डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं नासिक और कार्ले केव्स में। इसके अलावा जो शाका क्षत्रप्स थे, ऐसा लगता है कि सिर्फ आपस में नहीं लेकिन सतवाहंस के साथ, और सतवाहंस जो कि शाका क्षत्रप के बारे में जो एक्चुअली डेक्कन या सदर्न इंडिया में बहुत स्ट्रांग होल्ड उस वक्त रखते थे, उनके साथ भी शाका क्षत्रप्स के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां उस वक्त देखी गई। इसके अलावा कई सारे एरियाज जो कि वेस्टर्न सी बोर्ड को एक्सेस दे सकें, उसको लेकर कभी सतवाहंस के पास, कभी शाका क्षत्रप्स के पास अलग अलग बार अलग अलग कंट्रोल उन एरियाज में देखा। जो नासिक है या पुणे एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसको सतवाहन से जीता या तो स्वयं नहापना ने या उनके किसी प्रीडिसेसर्स ने या पूर्वज ने। इसके बाद नहापना या उनके पूर्वज ने इसको जीत तो लिया, लेकिन 124 या 25 सी में नहापना की डेथ हुई सतवाहन रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी के हाथों। और ये जो एरिया रहा नासिक और पुणे, इसको सतवाहंस ने नहापना से या इस एम्परर या शाका क्षत्रप से वापस ले लिया। इसके अलावा जो गौतमी पुत्र इंस्क्रिप्शन है नासिक और पुणे में, जिसमें नहापना के जो कॉइन्स हैं उनको रीस्ट्राइक करते हुए देखा जाता है। इसका मतलब नहापना के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर ही अपनी स्टैंपिंग करवाई गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, तो कहीं ना कहीं इसको दुश्मनी के तौर पे या एनिमोसिटी के तौर पे भी देखा जाता है। और ये गौतमी पुत्र इंस्क्रिप्शन जो कि नासिक और पुणे में मिलता है, ये एक्चुअली गौतमी पुत्र की जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने उस वक्त इंस्क्राइब कर। और इस समय पे शहरता डायनेस्टी जब फाइनली खत्म हुई, एंड हुई, तो शाका क्षत्रप्स की दूसरी लाइन कर्दमाकाज ने राइज किया और वेस्टर्न इंडिया पे अपने रूल को स्टैब्लिश करना शुरू किया।
कर्दमकाज के जो उस वक्त फाउंडर थे वो रहे चस्ताना, और वो क्षत्रप रहे शुरुआती कॉइन्स में। बाद में उन्होंने अपने टाइटल चेंज किया महाक्षत्रप, और बाद में उन्होंने एडिशनल टाइटल लिया राजन का। चेस्ताना ऐसा लगता है कि शुरुआत में सिंध एरिया से उन्होंने अपनी शुरुआत की, और शुरुआती तौर पे हो सकता है कि कुशान्स के अंडर या एज ए सबॉर्डिनेट या एज ए वाइसरॉय उनके काम उन्होंने किया होगा। और नाहपना की जब डेथ हुई गौतमीपुत्र सतकर्णी के हाथों, तो उस वक्त वो साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस कुशान एम्पायर की उनके वाइसरॉय हुआ करते थे। इसके बाद कर्दमकाज ने एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस डिवाइड की। उसने अपने रूलर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सीनियर रूलर्स एंड जूनियर रूलर्स। और जो सीनियर्स थे उनको टाइटल दिया महाक्षत्रप का, और जो जूनियर रूलर्स थे उनको नाम दिया क्षत्रप का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चेस्ताना ने जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने आप को महाक्षत्रप का टाइटल दिया, और उनके जो बेटे थे जयादमन, उन्होंने शुरुआती तौर पे अपने आप को क्षत्रप कहा, और उनके जो फिर पोते रहे रुद्रदमन वन, उनको भी शुरुआती तौर पे क्षत्रप का टाइटल दिया गया, लेकिन टाइम के साथ उनके टाइटल को भी महाक्षत्रप में अपग्रेड कर दिया गया। चस्ताना के जो सक्सेसर रहे महाक्षत्रप रुद्रदमन वन, रुद्रदमन वन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, रफली 130 या 31 सी के आसपास इन्होंने अपने आप को एज ए रूलर वहां पर स्टैब्लिश किया। दोनों ही रूलर, चस्ताना हो या रुद्रदमन वन हो, कई सारे एरियाज जो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहापना से छीन लिए थे, ले लिए थे, रुद्रदमन वन और चस्ताना ने गौतमीपुत्र सतकर्णी से वो उन एरियाज को वापस जीता। और ये कर्दमा का रूलर जो रुद्रदमन वन रहे, इनके जो कॉइन्स है, खासतौर से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के साथ अगर आप उसको देखेंगे, जो शाका ईयर 72, 150, 51 सी के आसपास इंस्क्रिप्शन लिखा गया, ये इंस्क्रिप्शन हमें कहता है कि कई सारी कॉन्क्वेस्ट रुद्रदमन वन के टाइम पे उस वक्त कंक्लूड की गई, खासतौर से मालवा एरिया में, सौराष्ट्र एरिया में, गुजरात, नदन कोंकण, इसके अलावा महेश्वर एरिया है नर्मदा का, वहां तक। इसके अलावा ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदमन वन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है, ये भी कहता है कि इन्होंने जो सतकर्णी हैं, जिनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ या दक्षिण पथ का राजा कहा जाता है, उनको एक नहीं दो बार हराया, लेकिन उनको पूरी तरह इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, मारा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ दुश्मनी थी तो दूसरी तरफ इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्ती या रिलेशनशिप रही होगी। जो सतकर्णी इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदमन वन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मेंशन्ड हैं, वो स्वयं गौतमीपुत्र सतकर्णी ही रहे होंगे। और रुद्रदमन की जो डॉटर हैं, बेटी हैं, उनकी शादी किसके साथ हुई? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेटे वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी के साथ। और रुद्रदमन वन का जो एम्पायर है, इसमें कई सारी टेरिटरीज, जो पुराना शरहाता किंगडम था वो, उसमें से अगर आप नासिक और पुणे को हटा दें तो सारा का सारा एरिया रुद्रदमन वन ने सतवाहन के साथ लड़के गौतमीपुत्र सतकर्णी से वापस ले लिया। और लेट 2nd सेंचुरी सी में अगर आप देखेंगे तो सतवाहन किंग यज्ञ सतकर्णी, उन्होंने फिर से कर्दमाकाज से कुछ टेरिटरीज, खासतौर से जो सदर्न इंडियन पार्ट है, वापस लेना शुरू किया। और अगली सेंचुरी में कर्दमा का रूलर के हाथ से नदन डोमिनियंस जो हैं, वो भी मालवाज और अभिराज भी हाथ से फिसलती हुई देखी गई। जो लास्ट क्षत्रप रूलर रहे, डेफिनेटली जो चेस्ताना की लाइन को बिलोंग करते थे, वो रहे विश्वसेना, और इन्होंने रूल किया 3rd सेंचुरी सी के एंड तक। इसके बाद एक नई क्षत्रप लाइन का उदय हुआ, एवोल्यूशन हुआ, जिसको एस्टैब्लिश किया रुद्रसिम्हा II ने। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन हो गया कि जब हमने डिक्लाइन देखा कुषाण डायनेस्टी का, तो शाका क्षत्रप रूलर्स वापस आने लगे। कैसे उनकी एनिमोसिटी या लड़ाई हमने देखी सतवाहन के साथ, गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ ही साथ जो बड़े प्रोमिनेंट रूलर्स रहे, चिस्ताना हो, रुद्रदमन वन हो, नापना हो, इनके क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स रहे, कैसे जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन वन के बारे में, उसके एम्पायर के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, कैसे इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे मूव किया जाए। अब हम बात करेंगे सतवाहन के
बारे। अशोकन इंस्क्रिप्शन से क्लियर एविडेंस हमें मिलता है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम से ही नदर्न इंडिया का डेक्कन इंडिया, सदर्न इंडिया के साथ लगातार कांटेक्ट रहा होगा। और जो कॉइन्स हैं लोकल रूलर्स के, धीरे धीरे करके एक टाइटल उन पे देखा जाता है जिसको कहा जाता है महारथी। और यह हमें मिलता है स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में कई सारी जो हमारी साइट्स हैं, जैसे वीरापुरम, जिसको प्री सतवाहन या सतवाहन लेवल पे जब एक्सकेवेट किया गया तो वहां पर बहुत सारे कॉइन्स ये महारथी का टाइटल बेयर करते हुए देखे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुरी, जहां पर कुरा रूलर्स के कॉइन्स मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं प्री सतवाहन लेवल्स पे। इसके अलावा कोटालिंगला में जो अनस्ट्रैटिफाइड कॉइन्स हैं, इसमें भी कई सारे जो लोकल रूलर्स हैं, जैसे गोपधरा या समीगोपा या चिमुका या कमवाया या नराना, इनके नाम बेयर करते हुए दिखाई देते हैं। एक राजा जिनका नाम रहा कुबेरका, ये हमें मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं लेट 2nd सेंचुरी बीसी इंस्क्रिप्शन में, जो हमें मिलता है एक रेलिक कैस्केड के ऊपर भाटी प्रोलू में। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक मेजर इंक्रीज, बहुत बड़ा बदलाव या चेंज या बढ़ोतरी हमें देखी जाती है पावर और जो लोकल इलीट्स हैं उनके स्टेटस में 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी बीसी के बीच में। जो रथिकाज हैं या भोजाज हैं, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के टाइम से ही मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया महारथीज एंड महाभोजाज प्री सतवाहन टाइम्स के। अगर सतवाहन की आप बात करें तो पुरानास एक बहुत डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सतवाहन्स के बारे में। और पुराण्स में सतवाहन्स को आइडेंटिफाई किया गया है आंध्रास के साथ। और मत्स्य और ब्राह्मण पुराण 30 किंग्स को लिस्ट आउट करते हैं जिन्होंने रफली 460 साल 460 ईयर्स रूल किया। और वायु पुराण 17 किंग्स जिन्होंने रफली 300 ईयर्स तक रूल किया को मेंशन करते हैं। कई सारे जो रूलर्स हैं उनके बारे में पुराणों की बजाय कॉइन्स या इंस्क्रिप्शंस से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हो सकता है कि पुरानी लिस्ट में बिल्कुल मेंशन ही ना हो। अब एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी क्या रही होगी, क्या पीरियड्स रहे होंगे, इसको लेके पुराण्स में, कॉइन्स में, इंस्क्रिप्शंस में कंफ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो डायनेस्टी रही सतवाहन्स की, उसको समझने के लिए ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन काफी सफिशिएंट देखे गए हैं। कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो सतवाहन रूल की शुरुआत या बिगिनिंग को कहते हैं रफली 271 बीसी के आसपास में। और कई सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये रफली 200-250 साल बाद 30 बीसी के आसपास होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे इस डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी के रूल को आप 1st सेंचुरी बीसी के मिडिल के आसपास कहीं प्लेस कर सकते हैं। और 3rd सेंचुरी सी में इसका फाइनली अंत हो जाता है, डिक्लाइन हो जाती है। हिस्टोरियंस, इतिहासकार इस बात को लेकर भी डिवाइडेड हैं कि सतवाहन्स सबसे पहले किस तरफ अपना रूल स्टैब्लिश करते हुए देखे गए, ईस्टर्न तरफ या फिर वेस्टर्न डेक्कन की तरफ। जो पुरानास हैं, क्योंकि सतवाहन्स को आंध्रास के तौर पे एसोसिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसा भी कहा जा सकता है आंध्रास का मतलब हो सकता है आंध्रा रीजन, या फिर यह भी हो सकता है कि आंध्रा रीजन के बजाय आंध्रा ट्राइब। इसके अलावा एक टर्म आंध्रा भृत्या जो पुराण्स में हमें मेंशन होती हुई दिखाई देती है, कई हिस्टोरियंस का कहना है कि यह हमें कहते हैं कि यह जो भृत्या वर्ड है इसका मतलब है सर्वेंट या सबऑर्डिनेट। और हो सकता है कि सतवाहन्स मौर्यास के सबऑर्डिनेट्स रहे होंगे। वहीं कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि यह भी तो हो सकता है कि सतवाहन्स खुद सबऑर्डिनेट ना हो किसी के, लेकिन सतवाहन्स के जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, उसको यह वर्ड डिनोमिनेट करता हो आंध्रा भृत्या। सो इंस्टेड ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ द मौर्यास इट कुड बी सर्वेंट्स ऑफ द आंध्रास। तो यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट है कि आंध्रा भृत्या को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, और सतवाहन्स ने अपने रूल को सबसे पहले क्या ईस्टर्न या वेस्टर्न डेक्कन से शुरू किया। इसके अलावा जो नाम है आंध्रा, जो डिस्कवरी है अर्ली सतवाहन कॉइन्स की, कोटालिंगला और इसके अलावा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश का, वहां संगारेड्डी एरिया में, उससे हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यह जो हाइपोथेसिस है
कि सतवाहंस ने मोस्ट लाइकली ईस्टर्न डेक्कन से ही अपना रूल शुरू किया होगा, वो शायद ज्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। मतलब ऐसा लगता है कि ज्यादा एविडेंस इस बात का है कि सतवाहंस ने सबसे पहले ईस्टर्न डेक्कन में शुरुआत की अपने रूल की और बाद में उसने अपने आप को स्प्रेड किया हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नाने घाट और नासिक के केव्स के इंस्क्रिप्शंस देखेंगे तो वो कहते हैं कि सतवाहंस ने शायद ईस्ट के बजाय वेस्टर्न डेक्कन में अपने आप को ओरिजिनली स्टैब्लिश किया हो। इसका मतलब कई जो हिस्टोरियंस हैं वो ये भी कहते हैं कि सतवाहंस ने हो सकता है शुरुआती तौर पे परिस्थाना या मॉडर्न पैथान जो वेस्टर्न डेक्कन है वहां शुरू किया हो, फिर अपने आप को ईस्टर्न डेक्कन में स्टैब्लिश किया हो, आंध्रा में वेस्टर्न कोस्ट तक इन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया हो। सतवाहन एम्पायर इवेंचुअली जो आज का आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसको पूरे को कवर करता हुआ देखा गया। इसके साथ साथ नदर्न कर्नाटका, ईस्टर्न एंड सदर्न मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र के एरिया भी सतवाहन एम्पायर में उस वक्त इंक्लूड होते हुए देखे गए। पिलिनी भी मेंशन करते हैं आंध्रा कंट्री के बारे में, और जिसके बारे में कहते हैं कि आंध्रा कंट्री में बहुत सारे गांव हुआ करते थे, 30 से भी ज्यादा वॉल्ड टाउन्स थे, फोर्टिफाइड टाउन्स थे। इसके अलावा यह भी स्टेट करते हैं कि जो रूलर्स रहे होंगे आंध्रा कंट्री के, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी जिसमें 1 लाख से ज्यादा की इन्फेंट्री, 2000 से ज्यादा की कैवलरी और 1000 से ज्यादा एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूट होते होंगे। ये जो कंट्रोवर्सी है कि सतवाहन रूल्स का स्टार्ट कब हुआ, कई हिस्टोरियंस का क्या कहना है। कई का कहना है कि ये 271 बीसी होना चाहिए, कई का कहना है कि 30 बीसी होना चाहिए। एक मिड ग्राउंड है कि मिड ऑफ 1st सेंचुरी बीसी शायद ज्यादा सही होगा। वेस्टर्न डेक्कन से शुरू किया, ईस्टर्न डेक्कन से शुरू किया, यह भी एक इंटरेस्टिंग सी कंट्रोवर्सी सतवाहंस के बारे में दिखाई देती है। जो सीक्वेंस है रूलर्स की, यह फेयरली सर्टेन है कि डेट्स पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, एरियाज पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, कहां शुरू किया, कहां एक्सपेंड किया, इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन किसने शुरू किया, उसके बाद कौन आया कौन आया कौन आया, ये काफी सर्टेन है। खासतौर से पुरानिक एविडेंसेस से और जो इंस्क्रिप्शंस और कॉइनेज मिला है, उन सभी के जो इंफॉर्मेशन से एमालगमेशन से हमें फाइनल कंक्लूजन मिलता है, उससे काफी रोबस्ट डेफिनेटिव तरीके से हम सक्सेशन सीक्वेंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सतवाहंस के जो फाउंडर रहे सिमुका, उनके बाद उनके भाई आए कान्हा, उन्होंने अपने एम्पायर को वेस्ट की तरफ नासिक तक स्प्रेड किया, फैलाया। और जो तीसरे किंग रहे सतकर्णी वन, उन्होंने बड़ा लंबा पीरियड 56 ईयर्स का 56 साल तक उन्होंने राज किया। इसके अलावा खारावेला की जो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन है, वो भी एक किंग जिसका नाम है सतकर्णी, अपने दूसरे साल में जब राज कर रहे थे उसके बारे में मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। और खारावेला ईस्टर्न इंडिया के कलिंगा के शेडी किंग उनको कहा जाता है। इसके बाद ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी कहता है कि 2 साल बाद ये जो सतकर्णी रहे, इन्होंने डिफीट किया, हराया रथिकास को मराठा कंट्री के। इसके अलावा जो विदर्भा के भोजास थे, उनको भी सतवाहन के जो 3rd किंग थे सतकर्णी वन, उन्होंने हराया। और उन्होंने इन किंग्स को अपना सबऑर्डिनेट बनाया, अपने अंडर अपना वाइसरॉय बनाया। कई सारे स्कॉलर्स हैं वो ये भी सोचते हैं कि जो इवेंट्स हैं जो सतकर्णी वन के रीन या उसके राज के दौरान हुए, हो सकता है कि ये सारे के सारे सतकर्णी वन के रीन या राज के दौरान नहीं हो, कई सारे हो सकता है कि बाद के जो किंग्स हों उनके टाइम के दौरान रहे हों। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि समय के साथ धीरे धीरे सतवाहंस ने अपने एम्पायर को वेस्टर्न मालवा तक पहुंचा दिया। और सतकर्णी वन या जो गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, इनको नागानिका का जो इंस्क्रिप्शन है नानीघाट केव में डिस्क्राइब करता है एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, मतलब दक्षिण पथ के भगवान या उसके राजा के तौर पे। और बाद के जो सतवाहन किंग्स रहे, जिसमें हला जो कि 17th किंग थे सतवाहंस में, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कलेक्शन जिसको कहा जाता है गाथा सतसाई, जो कि 700 से ज्यादा एरोटिक पोएम्स हैं, महाराष्ट्री प्राकृतिक डायलेक्ट, उसमें उन्होंने ऑथर उनको किया। और जैसा हमने पहले कहा कि सतवाहंस हैं या शाकाज हैं, एक दूसरे से लगातार लड़ते रहे, एरियाज के कंट्रोल को लेके, ट्रेडिंग रूट से कंट्रोल को लेके, पोर्ट्स के कंट्रोल को लेकर। खासतौर से नासिक का एरिया हो,
इसके अलावा जो प्रीमियर पोर्ट्स थे जैसे कि ब्रोच या ब्रिकुक्छा या कल्याण या सुपरा, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे जिनके कंट्रोल को लेके शाकाज और सतवाहंस में लगातार लड़ाई चलती रही। जो शुरुआती एक्सपेंशन रहा, बढ़ोतरी रही शराता शत्रावास की, वो ऐसा लगता है कि सतवाहंस के एक्सपेंस पे रही होगी, मतलब सतवाहन से ही उन्होंने शुरुआत में जमीन ली होगी। और सतवाहंस के जो फॉर्चून्स हैं, किस्मत है, उसको रिवाइव किया गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, जिसके समय पे जो सतवाहंस का रूल था अपने पीक पर पहुंच गया। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उनकी मदर ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया गौतमी पुत्र सतकर्णी की डेथ के बाद, जिसको स्टैब्लिश किया गया है नासिक में, जो बताती हैं कि इनके जो सन हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनकी क्या क्या कॉन्क्वेस्ट रहे, और उनके जो सन है पुलियामी II, उनके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बालाश्री, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया नासिक एरिया में। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब करता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को एज डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज, शाकाज को हराने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ पहलवास, डिस्ट्रॉयर ऑफ यवनाज एंड अपरूटर ऑफ शहरताज। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी को सतवाहंस की जो ग्लोरी है उसको भी रिस्टोर करते हुए देखा गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को हराया और कई सारी टेरिटरीज उनसे वापस ली शाकाज से, जो शाकाज ने कुछ समय पहले सतवाहन से छीन ली थी। नासिक का जो इंस्क्रिप्शन है जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के 18th ईयर में डेटेड है, वो कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को जो ग्रांट्स दी गई थी, खासतौर से लैंड, पीस ऑफ लैंड, जो उस वक्त पहले उषावदिता जो कि नहापना के सन इन लॉ थे उनके कंट्रोल में थे, उसके बारे में भी मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कार्ले का जो इंस्क्रिप्शन है वो रेफर करता है ग्रांट ऑफ करजिका विलेज। एक ये जो विलेज है ये आइडेंटिफाई किया जाता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसा लगता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय किंग का कंट्रोल पुणे एरिया तक भी पूरी तरह स्टैब्लिश हो चुका था। इसके अलावा नहापना के कॉइन्स का जो ढेर हमें मिलता है जोगलाथंबी नासिक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कई सारे रीस्ट्रक कॉइन्स हैं। मतलब नहापना के कॉइन्स के ऊपर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने भी अपनी मोहर लगाई, स्टैंप लगाई, जो दोनों की लड़ाई को दर्शाता है, वो भी देखने को मिलते हैं। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो कॉइन्स हैं हमें ईस्टर्न डेक्कन में देखने को मिलते हैं। नासिक का जो इंस्क्रिप्शन है इनकी मदर द्वारा बनवाया गया, गौतमी बलसारी द्वारा बनवाया गया, वो सजेस्ट करता है कि इनका जो रूल रहा मालवा, सौराष्ट्र, इसके साथ साथ अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो रिवर कृष्णा तक उस वक्त स्टैब्लिश हो चुका था। इसके अलावा ईस्ट में आप जाएंगे तो बेरार, और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो कोंकण एरिया तक भी गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने एम्पायर को स्टैब्लिश कर चुके थे। जो स्टेटमेंट्स हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, वो 3 ओशंस का पानी पिया करते थे, ये एक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर कहीं बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है इस बात का कि इन्होंने बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट की उस वक्त ट्रांस विंध्यन इंडियन रीजन में भी। मतलब एक सी से लेके, अरेबियन सी से लेके, हो सकता है इंडियन ओशन तक इनका राज उस वक्त एक्सटेंड करता होगा। और जब गौतमी पुत्र सतकर्णी का एंड आने लगा तो यह भी पॉसिबल है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ उसमें से कुछ टेरिटरीज धीरे धीरे करके शहरताज और कर्दमाकाज जो शाका क्षत्रप्स हुआ करते थे वापस से छीनना शुरू कर चुके थे। जो कॉइन्स हैं वशिष्ठ पुत्र पुलियामी जो कि गौतमी पुत्र के सक्सेसर रहे, वो हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। और ईस्ट में क्योंकि लगातार एंगेजमेंट रहा गौतमी पुत्र सतकर्णी का, यह भी लगता है कि टाइम के साथ हो सकता है दूसरे पार्ट्स में शाकाज ने सतवाहन रूल को वीक करके कुछ टेरिटरीज को वापस छीनना शुरू कर दिया हो। यज्ञश्री सतकर्णी एक और इंपॉर्टेंट सतवाहन किंग। उनके कॉइन्स शिप्स के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें कई सारी शिप्स हैं सिंगल मास्टेड, कई सारी हैं जो डबल मास्टेड शिप्स हैं। वो कॉइन्स के ऊपर पंच मार्क्ड या रिफ्लेक्टेड या स्टैम्प्ड होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि ये यज्ञश्री सतकर्णी ही थे जिन्होंने शाकाज के साथ जो स्ट्रगल था, कॉन्फ्लिक्ट थी, लड़ाई थी, उसको रिवाइव किया। और शायद यज्ञश्री सतकर्णी ही सतवाहंस डायनेस्टी के
लास्ट रूलर रहे होंगे जिन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न डेक्कन को कंट्रोल किया। जो सक्सेसर्स रहे यज्ञश्री सतकर्णी के, जैसे कि गौतमी पुत्र विजय सतकर्णी, चंदा सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र विजय सतकर्णी या पुलवामी, ये धीरे धीरे करके वीक होते हुए दिखाई देते हैं। और कई सारे बाद के जो सतवाहन रूलर्स थे जो पुरानी किंग लिस्ट में हमें नहीं मिलते हैं, एक ही सोर्स है उनके बारे में जानने का, और वो है कॉइन्स, सिक्के। फाइनली सतवाहन डायनेस्टी मिड 3rd सेंचुरी पे खत्म हुई, और जब फाइनली सतवाहन एम्पायर डिस्ट्रॉय हुआ, खत्म हुआ मिड 3rd सेंचुरी के आसपास, तो डेक्कन में वाकाटाकाज ने राइज करना शुरू किया, मैसूर में कदम्बाज ने राइज करना शुरू किया, महाराष्ट्र में अभिहाराज ने राइज करना शुरू किया, और आंध्रा में इश्वाकुश ने राइज करना शुरू किया। सतवाहन्स अपने आप को ब्राह्मण डिसेंट का बताते थे, और जो ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशन है उसके साथ काफी एसोसिएशन देखी गई है सतवाहन किंग्स की। जो नाशी इंस्क्रिप्शन है, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, जो उनकी मदर गौतमी बलशारी ने लिखवाया है, वो डिस्क्राइब करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी को एज एकबामना, मतलब एक फियरलेस ब्राह्मण, निडर ब्राह्मण, या क्षत्रिय दपा मनमदा, मतलब ऐसा रूलर जिन्होंने क्षत्रियों के प्राइड को डिस्ट्रॉय किया हो। कई सारे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं सतकर्णी 1 के, जब उन्होंने बहुत सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया, और ये सभी हमें मिलते हैं नागानिका का जो इंस्क्रिप्शन है नानागेट केव में, उससे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन ये भी सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो वैदिक सैक्रिफाइसेस थे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी प्राप्त करने के एक मीन्स एंड मेथड के तौर पे सतवाहन रूलर्स ने उनको यूज किया। इसके अलावा सतवाहन किंग्स ने मेट्रोनिम्स को भी यूज किया, लेकिन सिर्फ मेट्रोनिम्स यूज करने को आप एक कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं मान सकते कि सतवाहन्स की जो डायनेस्टी थी या सिस्टम था या सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल या मैट्रिलीनियर सिस्टम हुआ करती थी। फेमस हिस्टोरियन श्री चट्टोपाध्याय जी ने 1987 और 2003 में एक इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जो ग्रांड टाइटल है लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, हो सकता है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा हो, क्योंकि यह भी पॉसिबल है कि उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में पूरे दक्कन के ऊपर, पूरे डेक्कन इंडिया के ऊपर एक सिंगल राजा का कंट्रोल होना अपने आप में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा दिखाई देता है। तो चाहे शाकाज हो, चाहे कुशानाज हो, चाहे शाका क्षत्रप्स हो, चाहे सतवाहन्स हो, सभी ने अपने वाइसरॉयज के थ्रू, सबऑर्डिनेट चीफ्स के थ्रू, क्षत्रप्स एंड महाक्षत्रप्स के थ्रू पॉलिटिकल पैरामाउंटसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अंजाम दिया। जो महारथीज हैं या महाभोजाज हैं, जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, इमर्ज होते हुए देखे गए प्री सतवाहन पीरियड में, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया सतवाहन पॉलिटी के साथ, और अपने आप को सतवाहन रूल में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया। जो कॉइन्स हैं वो इंडिकेट करते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्रुप्स को, जैसे कुराज, आनंदाज, महारथी हस्ती, डेक्कन के कई सारे पार्ट्स में उस वक्त इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में कॉइन से भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती दिखाई देती है। जो महारथीज हैं, महाभोजाज हैं, जो सतवाहन इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं, वो बुद्धिस्ट केव साइट्स में डोनर्स की तरह, मतलब बुद्धिस्ट को डोनेशन जो दिया जाता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन खासतौर से वेस्टर्न डेक्कन में देते हुए दिखाई देते हैं। जो सतवाहन एम्पायर है ये कई सारी यूनिट्स में बटा हुआ था, जिनको कहा जाता था अहराज। इसके अलावा कई तरह के डिफरेंट ऑफिशियल्स, जैसे अमात्याज हों, महामात्राज हों, महासेनापतिज हों, स्क्राइब्स हैं, रिकॉर्ड कीपर्स हैं, उनका भी मेंशन हमें होता हुआ दिखाई देता है। उस वक्त के जो गांव थे, विलेजेस थे, उनको कौन गवर्न करता होगा, कौन होता होगा विलेज हेडमैन, ग्रामिकाज उनको कहा जाता था। और अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, शुरुआती इंस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो वो हमें रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड के बारे में भी बताते हैं। कई बार जो रॉयल ग्रांट ऑफ लैंड थी या रिलीजियस लीडर्स को जो लैंड दी जाती थी दान में, उसमें कई तरह के टैक्स की छूट हुआ करती थी, और खासतौर से सतवाहन और क्षत्र पीरियड में ये जो डिफरेंट टाइप का ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, ये इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। जैसे 1st सेंचुरी बीसीई का जो नानागेट इंस्क्रिप्शन है नागानिका केव में, वो मेंशन करता है गांव को भी दान के तौर पे, दक्षिणा के तौर पे किंग्स द्वारा प्रीस्ट को दिए जाते थे, और कई तरह के सैक्रिफाइसेस जैसे कि अश्वमेध हो,
इनको प्रीस्ट के द्वारा उस वक्त ऑफिशिएट किया जाता था, जैसे सतकर्णी 1 के द्वारा। 2nd सेंचुरी सी का जो नासिक केव इंस्क्रिप्शन है उशावदाता का, वो डिस्क्राइब करते हैं कि एक राजा ने ब्राह्मण्स को 16 गांव उस वक्त डोनेट किए। ये इंस्क्रिप्शन ये भी कहता है कि उशावदाता का जो फील्ड था उसको डोनेट किया गया बुद्धिस्ट मॉन्क को, जो एक्चुअली रहा करते थे केव में, लेकिन अपने खान पान की व्यवस्था कर सके। उस वक्त इन गांवों को या एग्रीकल्चर लैंड को भी किंग ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दान में दिया। जो इंस्क्रिप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक केव में, रफली सिमिलर पीरियड का ही आप कह सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्क को फील्ड या खेत दान देने, ग्रांट देने का भी ट्रेंड कल्चर इस वक्त देखा गया, खासतौर से उशावदाता के जुरिस्डिक्शन में जो उस वक्त फॉल करते थे। और उशावदाता कौन था? उशावदाता नहापना के सन इन लॉ हुआ करते थे। और यह पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें कई तरह के विलेजेस को अगर आप दान दे रहे हैं और दान देने की वजह से उन पे कई तरह के एग्जम्पशंस हैं, जैसे रॉयल ट्रूप्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सॉल्ट के लिए उसको आप डिग नहीं करेंगे, स्टेट ऑफिशियल्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्टेट ऑफिशियल्स का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इम्यूनिटीज, जिसको परिहाराज भी कहा जाता है, ये भी मेंशन होती हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर 23, लेक्चर नंबर 23 आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।